हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बांग्लादेश में जो रिसेंट प्रोटेस्ट चल रहा था उसका कारण क्या था, और स्पेसिफिकली अगर रिसेंट कंडीशन की बात करें तो उसमें बांग्लादेश की जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद वो भारत में आ चुकी है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट चल रहा था, बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस है वहाँ तक अंदर घुस गए और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना शुरू किया। अब स्पेसिफिकली आज हमको देखना पड़ेगा कि ये जो स्पेसिफिक प्रोटेस्ट हुआ इसका कारण क्या था और ऐसे कौन से पॉलिसीज थे शेख हसीना गवर्नमेंट के कि जिसके कारण ये प्रोटेस्ट का लेवल इतना बढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारे प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में फिलहाल हो रहा है और उसके कारण जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाना पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पे कैसा होगा और इसका आउटकम क्या आ सकता है और आने वाले समय में भारत सरकार इसमें क्या कर सकती है, सब टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो स्पेसिफिकली है वो मेन फोकस उसका ढाका है, बट देश के बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहा है। ये जो न्यूज़ है कि पिछले लगभग एक महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर 15 से 20 दिन से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की जानें उसमें गई है। और वन ऑफ द जो डिमांड थी प्रोटेस्टर्स की, और ये प्रोटेस्टर्स जो थे इसमें मेजरली स्टूडेंट्स वर देयर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इनकी वन ऑफ द जो डिमांड थी कि भाई जो 300 लोग इसमें मारे गए हैं इनको जस्टिस कौन देगा, और इसका जो जिम्मेदारी है वो शेख हसीना सरकार ले और खुद को रिजाइन कर दे या फिर सरकार से हट जा। ये स्पेसिफिक जो डिमांड थी ये इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वहाँ पे थी, और इसको बाकी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है इन्होंने भी समर्थन वहाँ पे जताया था। तो ऐसे कंडीशन में ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई ये स्पेसिफिक जो कंडीशन है ये अराइज कैसे हुआ। उसके लिए थोड़ा हमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। ये इसको आज़ादी 1971 में मिली थी, जहाँ पे इंडिया ने इनको मदद किया था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अब ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिकली जो रिलीजियस कंपोजिशन है बांग्लादेश का वो क्या है, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है। बांग्लादेश में रिसेंटली 2022 में ही उनका जो जनगणना है वो हुआ था, उसके मुताबिक 91% जो आबादी है बांग्लादेश की वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है। हिंदुइज्म वाले लगभग 7.9%, मतलब 8% कह सकता हूँ, बुद्धिज्म 0.6%, क्रिश्चियनिटी 0.3% एंड नॉन रिलीजन या फिर एथीस्ट 0.1% है। मतलब इसमें जो दो मेजर डोमिनेंट कम्युनिटीज़ या फिर दो मेजर डोमिनेंट जो रिलीजन बांग्लादेश में काम कर रहे हैं वो कौन सा है, एक तो मुस्लिम इस्लाम एंड दूसरा इज हिंदुइज्म। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में दिस इज द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ द बांग्लादेशी सोसाइटी। अगर इथनिक कंपोजिशन अगर देखा जाए तो लगभग मोर देन 95% ऑफ द पीपल आर बंगाली लिंग्विस्टिक ओरिजिन। ठीक है, मतलब जिनकी मातृभाषा बंगाली है, और बाकी कुछ ट्राइबल्स आर देयर। तो ऐसे कंडीशन में जो रिजर्वेशन का मसला है बांग्लादेश में ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हॉट टॉपिक फिलहाल पिछले कुछ सालों में बना हुआ था। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है इनके लिए, और इथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और डिसेबल्ड और जो थर्ड जेंडर आता है इनके लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वहाँ पे बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब कोटा में वहाँ पे अलोकेटेड किया गया था। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा चंक ऑफ द जो गवर्नमेंट जॉब्स थे वो स्पेसिफिकली जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वहाँ पे रिजर्व रखा गया था। तो उसके बारे में हम लोग आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले कि दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। अगर स्पेसिफिकली सेकेंड जो एस्पेक्ट आता है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज का आता है। अब रिलीजन तो हमने देख लिया कि मेजरली डोमिनेंट रिलीजन इज इस्लाम। द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो जो फिलहाल अभी हसीना शेख गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल पार्टी था वो आवामी लीग, दैट इज बांग्लादेशी आवामी लीग, वो स्पेसिफिकली 1949 में फाउंड आउट किया गया था। शेख हसीना वाज द इंचार्ज ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्टी, और यही पार्टी फिलहाल सत्ता में भी थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर है वो है खालिदा जिया, और ये खालिदा जिया पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर में है। ठीक है, और ये अपोजिशन पार्टी थी, बट जो रिसेंट वाले इलेक्शन बांग्लादेश में कंडक्ट हुआ था जो जान 2024 में, उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने साफ तौर से बोला था कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट के देखरेख में होने चाहिए, ना कि शेख हसीना की पार्टी वहाँ पे सत्ता में रहेंगे और इलेक्शन होंगे। अगर वैसा रहेगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने के कारण इन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मतलब जो पिछला वाला इलेक्शन हुआ जिसमें आवामी लीग की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इस गवर्नमेंट में अपोजिशन था ही नहीं। ठीक है,
उसके बाद जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जो तीसरी है वो है जतिया पार्टी। ठीक है, ये भी जतिया पार्टी के जो लीडर है वो जीएम क्वादर करके है। तो जनरली जतिया पार्टी और आवामी लीग ये बहुत बार सरकार बना चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वाली जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में काम करती है उसका नाम है जमाते इस्लामी। ठीक है, सो दिस इज द लोगो जमाते इस्लामी। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मेशन है वो 1941 का है, मतलब ब्रिटिशर्स की जब सत्ता थी हिंदुस्तान पे तब का इसका फॉर्मेशन है। बट और अलग अलग कंट्रीज में इसकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसमें कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश में काम करती है उसका नाम है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। अब स्पेसिफिकली ये जमाती इस्लामी का और फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका कनेक्शन क्या है, तो उसके लिए थोड़ा वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो भी मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो जमाते इस्लामी जो संगठन है, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था 1971 में, उस टाइम पे दिस जमाते इस्लामी के जो समर्थक थे वो समर्थक पाकिस्तान के फेवर में थे, मतलब दे अपोज्ड सेपरेशन और सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऐसे कंडीशन में उनका ऐसा कहना था कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में रहे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान करके, ऐसा इनका कहना था। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो बहुत सारे जमात इस्लामी के जो लीडर्स थे इनको फांसी पे चढ़ाया गया, बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट दी गई और इन पे जनरली रेस्ट्रिक्शंस लगा गया और इनके लीडर्स पर कंटिन्यूसली जो सरकार थे वो टारगेट इनको करती थी। ठीक है, अभी रिसेंटली जो बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो लास्ट वीक में एकदम इंटेंसिफाई हुआ, वन ऑफ द मेन रीज़न वो क्या था कि बांग्लादेश की जो आवामी सरकार थी इन्होंने ये जमात इस्लामी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगा दी थी और बोला था, और पाबंदी हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन पे थी, मतलब इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन पे तो थी, बट जो स्टूडेंट यूनियन था जमात इस्लामी का उस पर भी बैन लगा दिया गया था और उसके कारण प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाइड हुआ कि ये जो बैन लगाया ये क्या है, गलत है करके। तो मतलब पॉलिटिकल अगर थोड़ा लैंडस्केप अगर देखा जाए तो टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बांग्लादेश, इज बांग्लादेश आवामी पार्टी एंड सेकंड इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी विच इज लेड बाय खालिदा जिया। अब इसमें भी एक ट्विस्ट क्या है कि जो शेख हसीना सरकार है वो प्रो इंडिया है, उसको प्रो इंडिया कहा जाता है, और दूसरी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर है खालिदा जिया, शी स्ट्रांगली एंटी इंडिया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में अभी जो भी सरकार आएंगी तो शायद से अगर ये खालिदा जिया वाली लेड गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो जाती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनका जो स्टैंड रहेगा वो एंटी इंडिया होने वाला है। इवन रिसेंटली अगर हम लोग कुछ जो घटनाएं जो बांग्लादेश में हुई वो अगर देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे भी चलवाए गए थे कि जहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन भी वहाँ पे चलवाया गया था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ है और ये प्रोटेस्ट के कारण जो सरकार थी वो सरकार को बर्खास्त किया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इंडिया की अगर जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हमारे जितने भी नेबर्स हैं तो मोस्ट ऑफ द नेबर्स आर डिस्टर्ब्ड, इवन पॉलिटिकली अनरेस्ट इज देयर, पाकिस्तान ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आर देयर, नेपाल में भी पॉलिटिकल अनरेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा है, सेम अभी तक बांग्लादेश शांत था बट बांग्लादेश में भी अभी जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है एंड ये कैसे स्पाइरल आउट कर सकता है ये अभी हम लोग बता नहीं सकते। अब स्पेसिफिकली वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश इज कोटा सिस्टम। ठीक है, मतलब जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, ये रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ अभी रिसेंटली और उसके ही कारण पूरे जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो रास्ते पे उतर गए और दे डिमांडेड स्क्रैपिंग ऑफ दिस रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम कंप्लीटली फ्रॉम द सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब्स। अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो पुराना वाला कोटा सिस्टम था वो अक्सर में था क्या, ठीक है, तो उसमें देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक मैप आ रहा है। अब ये मैप से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो जो टोटल 100% जो गवर्नमेंट जॉब्स थे वो टोटल 100% में से लगभग 56% ऑफ द जॉब्स वर रिजर्व बाय द रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, तो उसमें 56% जॉब्स रिजर्व थे और तो जो 44% जॉब्स थे दोज जनरल कैटेगरी के लिए ओपन थे, मतलब जो मेरिट बेसिस पे जो बच्चे को सिलेक्शन हो रहा था वो 100 में से 44 का हो रहा था और बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों को 56 जगह उनके लिए रिजर्व थी। अब इसमें भी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी सबसे बड़ा जो चंक था रिजर्व का वो किसके लिए था, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जो 1971 वॉर हुआ था उसमें जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जो सरकार के समर्थक थे, मतलब आवामी लीग के समर्थक थे, इनके जो जनरेशन टू जनरेशन इनको रिजर्वेशन के लिए कितना रखा था, 30%। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था उस टाइम का और ये वन ऑफ द रीजन है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कारण। उसके बाद 30% इधर गया, वुमेन के लिए 10%, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में वहां से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन उनके लिए भी रखा गया था। इथनिक माइनॉरिटीज के लिए 5% और जो पीपल विथ डिसेबिलिटीज है, ठीक है,
इसके लिए 1%। सो इस प्रकार से यहाँ पे क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, मतलब टोटल 56% जो रिजर्वेशन बांग्लादेश में वहाँ की सरकार ने जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए अलग से रखा था। बट उसमें का 30% किसको जा रहा था, सिर्फ चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको मिलेगा, जिन्होंने नहीं लिया उनको नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार ये डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन वहाँ पे था और इसी के विरोध में जो स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। अब बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा मैं हिस्टोरिकल एंगल आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है ये 2018 में ही शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2018 में। अब ये 2018 में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब शेख हसीना सरकार ही थी, मतलब आवामी लीग की सरकार वहाँ पे थी। अब ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली शेख हसीना सरकार ने क्या किया था कि वो प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इमीडिएटली उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये जो कोटा सिस्टम है, ये कोटा सिस्टम हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी पॉज कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम लोग टेम्पररी इसको हटा देंगे। टेम्पररी तो हटा दिया, बट लोग जो इसका बेनिफिट ले रहे थे दे वेंट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट में गया बांग्लादेश के, तो वहाँ पे जो डिसीजन अभी लास्ट मंथ जो आया, लास्ट टू लास्ट मंथ जून के महीने में एक डिसीजन आया और हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो कोटा सिस्टम है भाई 56% फॉर रिजर्व एंड 44% फॉर अनरिजर्व, ये कोटा सिस्टम कंटिन्यू रहेंगी। और जैसे ही लड़कों को पता चला और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पता चला कि भाई ये कोटा सिस्टम कंटिन्यू रहने वाली है, तो स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेन। सो प्रोटेस्ट जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही शेख हसीना सरकार ने फिर से ये केस कहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट में चले गया। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के पहले ही शेख हसीना ने बता दिया कि देखो भैया जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देने वाला है वो हमारे फेवर में रहने वाला है, मतलब ये कोटा सिस्टम हट जाएंगी और इसके जगह पे हम लोग एक रिफॉर्म कोटा सिस्टम और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कोटा सिस्टम रहेंगे वो हम लोग लाने वाले हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में जून में हाई कोर्ट का डिसीजन आया और इमीडिएटली जुलाई के महीने में ये वाला कोटा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अनाउंस किया 20 जुलाई 2024 को। कोटाज इन बांग्लादेश गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या था, तो वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया कि 100% में से, ठीक है, लगभग जो 93% जॉब्स है दोज जॉब्स विल बी ओपन फॉर जनरल कैटेगरी, और जो बचे हुए 7% है ये बचे हुए 7% को इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, इसमें के जो 5% जॉब थे दैट इज फॉर इथनिक माइनॉरिटीज, 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, एंड 1% फॉर अदर्स। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, मतलब रिजर्वेशन कितना रखा गया, सिर्फ 7% रिजर्वेशन वहां पे रखा गया और 93% जो जगह थी वो जनरल कोटा से वहां पे फुलफिल उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वर्डिक्ट है ये किसने दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब इतना आने के बाद भी प्रोटेस्टर ने क्या करना चाहिए था, उन्होंने रुक जाना चाहिए था, बट उनका कहना ऐसा था कि ये जो पूरा रिजर्वेशन है ये पूरा रिजर्वेशन ही क्या करना चाहिए, वाइप आउट करना चाहिए, मतलब हमको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन सिस्टम में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में चाहिए ही नहीं, ऐसा प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी। यहाँ पे देखिए द फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी, मतलब जो 30% कोटा इन सरकार ने इनको अलॉकेट दिया था, फ्रीडम फाइटर्स को अलॉकेट दिया था, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द प्रोटेस्ट। द फ्रीडम फाइटर कैटेगरी इन पर्टिकुलर इज अ पॉइंट ऑफ रिसेंटमेंट फॉर यंग ग्रेजुएट्स with critics saying it is used to stack public jobs with loyalists to Mrs. हसीनाज रूलिंग आवामी लीग, मतलब जो लॉयलिस्ट थे उनको अपॉइंट वहां पे किया जाता था। स्टूडेंट हैड कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ दैट कैटेगरी अलॉन्ग विद अदर कोटास फॉर वुमेन एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि पूरे प्रकार के जो कोटा से इसको खत्म करो और भाई जो जॉब्स है सरकारी जॉब्स वो सबके लिए ओपन कर दो। अब व्हाट ट्रिगर द जॉब कोटा प्रोटेस्ट, अब सबसे पहले कि भाई ये ट्रिगर कैसे मिला, तो ट्रिगर मैंने अभी बताया 2018 में जो प्रोटेस्ट था तब शुरुआत हुआ, तब इन्होंने टेम्पररी क्या कर दिया था, टेम्पररी इन्होंने ये रिजर्वेशन को हटा दिया। बट फिर से ये केस हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो जून के महीने में आया और जैसे ही डिसीजन आया और हाईकोर्ट ने बोला कि पुराना वाला रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, वैसे ही ये प्रोटेस्ट को शुरुआत यहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही जून में प्रोटेस्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ये स्पेसिफिक वर्डिक्ट पे डिसीजन नेक्स्ट मंथ देने वाला था, मतलब सितंबर के महीने में देने वाला था, बट अचानक से सुप्रीम कोर्ट को जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको देखते हुए या फिर उसके मद्देनजर इमीडिएटली इनको डिसीजन देना पड़ा और इन्होंने फिर डिसीजन दे दिया और बोला कि भाई ये सिस्टम, ये जो कोटा सिस्टम है इसको हम लोग स्क्रैप करते हैं, इसके जगह पे 93% जॉब विल बी रिजर्व फॉर द जनरल, विल बी ओपन फॉर द जनरल कैटेगरी और 7% रिजर्वेशन वहां पे रखा जाएगा। उसके बाद अब व्हाट्स द एक्यूजेशन ऑन हसीनाज गवर्नमेंट, कि भाई ठीक है प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो मान भी लिया कि भाई मेजरली कोटा हम लोग निकाल देते हैं, 93% हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए जगह ओपन रखते हैं और 7% हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। इसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण थे कि जिसके कारण जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे अलॉन्ग विद देम जो जनरल पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट करने लगी। सो सम ऑफ द रीजंस आर कि हर गवर्नमेंट इज एक्यूज्ड बाय राइट विंग ग्रुप्स ऑफ मिसयूजिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस टू एंट्रेंच its hold on power and stamp out dissent, including
बाय द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ अपोजिशन एक्टिविटीज़। मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स थे वो रैम्पेंट थे, सरकार के विरोध में जो बोलने वाले थे इनको जेल में डाला जा रहा था। इवन मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो अपोजिशन मेन अपोजिशन पार्टी है, उसके जो लीडर है खालिदा जिया, उनको भी जेल में ही, फिलहाल वो अभी भी जेल में है। तो मतलब क्या है कि इस प्रकार से जो डिसेंडेंट है, जो अपोनेंट है, उनको जेल में रखना और खुद की मनमानी चलाना और खुद का एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ एन सिचुएशन बांग्लादेश में वहाँ पे क्रिएट हो रही थी। द प्रोटेस्ट ग्रीव एज डिमॉन्स्ट्रेटर्स एक्सप्रेस ब्रॉडर डिसकंटेंट विथ हसीना's गवर्नमेंट विच दे एक्यूज ऑफ autocratic practices and suppressing dissent. The government's response, including closing school and universities, failed to ease the unrest. Even जब जून के महीने में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का 20 जुलाई को डिसीजन आया, उसके बाद सरकार ने बोला कि भाई अभी आप जाइए और अपने स्कूल कॉलेजेस आप फिर से आप शुरू कीजिए, तब भी प्रोटेस्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने आखिर में सिर्फ एक ही डिमांड रखी कि हमको चाहिए सिर्फ जो शेख हसीना सरकार है इनका रेजिग्नेशन चाहिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इवन जो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी शेख हसीना सरकार ने ये जो यूनियन के लीडर्स थे इनको बोला कि आप मेरे साथ आइए, बातचीत कीजिए, बट कोई भी लीडर, कोई भी स्टूडेंट यूनियन का संगठन वहाँ पे तैयार नहीं था कि इनके साथ में जाए और बातचीत करे करके। ठीक है, अब व्हाई डू प्रोटेस्टर्स वांट हसीना's रेजिग्नेशन? अब रेजिग्नेशन क्यों चाहिए था? The protesters blame Hasina's government for the violence during the protest in July. मतलब जो प्रोटेस्टर्स है उनका ऐसा कहना था कि भाई ये जो दमनशाही हम पे अपनाई है, किसके कारण अपनाई है? ये हसीना के डिसीजन के कारण अपनाई है, तो शी शुड बी ट्रीटेड इन अ कोर्ट। ठीक है, मतलब उसने एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई जो भी हुआ है वो मैंने हुआ है और अपोलॉजी देके रिजिग्नेशन करना चाहिए। हसीना's क्रिटिक्स एंड राइट्स ग्रुप हैव एक्यूज्ड हर गवर्नमेंट ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, और ये बराबर बात है। इवन अभी देखिए आज के दिन जब मीटिंग हुआ इनका मिलिट्री के साथ में, तो उस टाइम पे भी मिलिट्री के पर्सनल को हसीना गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था कि भाई ये जो भी प्रोटेस्टर्स है ये टेररिस्ट है, अगर ये गवर्नमेंट के विरोध में काम कर रहे हैं तो इनको टेररिस्ट कहलाना चाहिए और इनके विरोध में कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। बट मिलिट्री ने मानने से नकार कर दिया। मिलिट्री ने बोला हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उससे अच्छा आप ही रेजिग्नेशन दे दो, हम आपको इंडिया में अलाउ करते हैं जाने के लिए और बाकी हम लोग यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, हसीना एंड हर गवर्नमेंट इनिशियली said students were not involved in the violence during the Kota protest and blame the Islamic Party, Jamaat-e-Islami and the main opposition Bangladesh National Party for the clashes and arson. Initially इनको भी लगा कि आवामी लीग वालों को कि भाई स्टूडेंट है, थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, इनकी डिमांड अगर फुलफिल हो गई तो ये शांति से बैठ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये नहीं होने के कारण ही फिर आवामी लीग ने और एक स्टेटमेंट दिया जो मैं कह सकता हूँ आग में ऑलरेडी तेल डालने समान काम था। बट आफ्टर वायलेंस इरप्टेड अगेन ऑन संडे, हसीना सेड दैट दोज हु आर कैरिंग आउट वायलेंस आर नॉट स्टूडेंट बट टेररिस्ट हु आर आउट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। मतलब उन्होंने जो स्टूडेंट्स संगठना जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको साफ तौर से दहशतगर्द उन्होंने बोल दिया, टेररिस्ट बोल दिया। तो इसके कारण इसने ये स्टेटमेंट ने आग में तेल डालने का काम यहाँ पे इन्होंने कर लिया था। ब्रॉडर रीजंस की अगर बात करें तो ये तो मेन रीजन था कोटा सिस्टम का, बट इसमें और एक चिंता का विषय ये है कि फिलहाल कुछ सालों में या फिर कुछ महीने में जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो गया था, बहुत ही पुअर हो गया था। और स्पेसिफिकली ये जो कोटा सिस्टम थी दैट वाज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे, सो वन ऑफ द रीजन वाज कि प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट जनरेटिंग इनफ जॉब इन बांग्लादेश। वही रीजन है, एक्सपर्ट्स ऑल्सो एट्रीब्यूट द करंट अनरेस्ट इन बांग्लादेश टू स्टैग्नेंट जॉब ग्रोथ। ठीक है, जॉब ग्रोथ हो ही नहीं रहा था इन द प्राइवेट सेक्टर, मेकिंग पब्लिक सेक्टर जॉब्स विद देयर अकम्पनिंग रेगुलर वेज हाइक्स एंड प्रिविलेजेस वेरी अट्रैक्टिव। द कोटा स्पार्क्ड एंगर अमंग स्टूडेंट्स ग्रैपलिंग विद हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और बांग्लादेश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एज नियरली 32 मिलियन यंग पीपल आर आउट ऑफ वर्क और एजुकेशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ 170 मिलियन। 170 मिलियन में से 32 मिलियन बच्चों के पास में जॉब ही नहीं है। द फ्लैगिंग इकोनॉमी once among the world's fastest growing on the back of the country's booming garment sector has stagnated. Inflation hovers around 10% per annum and dollar reserves are shrinking or depleting. So मतलब ये सारी situation अगर देखते हैं तो बांग्लादेश इकोनॉमी was in a problem. So these are some of the reasons कि जिसके कारण ये प्रोटेस्ट इतना स्पाइरल आउट हुआ, इतना बढ़ा और देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या हुआ कि शेख हसीना सरकार को उसको रिजाइन करना पड़ा एंड शी हैज़ टू फ्लू आउट ऑफ द कंट्री। इंडिया में अभी उनका प्लेन जो दिल्ली में लैंड
हुआ, उसके बाद फिर चर्चा की जाएंगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है भारत सरकार की तरफ से। अब ऐसे कंडीशन में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि भाई इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो नेबर्स है उसमें बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, बिकॉज जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी। तो ऐसे कंडीशन में ये जो संबंध है अभी शेख हसीना ना होने के कारण ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अगर अपोजिशन पार्टी जो खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की है वो अगर सत्ता में आ जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेके। तो और दूसरा सबसे मेन फैक्टर है कि जो जमात-ए इस्लामी, जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको कह सकता हूँ या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह सकता हूँ, इसका सत्ता में आना भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, बिकॉज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और स्पेसिफिकली बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी भी है, सेकंड नंबर पे हिंदू माइनॉरिटी आता है, लगभग 8% जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश का वो हिंदू माइनॉरिटी है। और ऐसे कंडीशन में अगर ये जमात इस्लामी आ जाते हैं तो शायद से वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार और बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो ऐसे कंडीशन में भारत ने भी आगे जो पॉलिसीज़ है वो किस प्रकार की रहेंगी ये आने वाला समय ही वहाँ पे बता सकता है। और इसके साथ ही और ये जो एक फाइनल नोट जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि रिसेंटली ही जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक जो बांग्लादेश आर्मी है वो बांग्लादेश आर्मी एक केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है, और वो केयरटेकर गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे उसके लीडर्स को इन्वॉल्व करेंगे। और फिलहाल जो केयरटेकर गवर्नमेंट वहाँ पे बनाने वाली है अल्टीमेटली इट विल लीड टू इलेक्शंस इन द फ्यूचर, बट इलेक्शन कब होंगे क्या होंगे कोई बता नहीं सकता है। ऑब्वियस बात है केयरटेकर गवर्नमेंट जो भी रहेंगी वो नाम मात्र रहने वाली है, मेजर पावर्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ अ army. Ultimately, the burden is right now on the army to calm down the protest as well as डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन या फिर डेमोक्रेटिक सरकार वहाँ पे आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पेसिफिकली भारत के हिसाब से वहाँ पे देखा जाए तो। सो गाइज दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने बांग्लादेश में जो स्पेसिफिक प्रोटेस्ट हुआ है उसका कारण क्या है वो डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस किया है। थैंक यू वेरी मच गाइज।